अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। और जनाब, आज की सुबह का आगाज़ आज है जुमा, तो आप सबको हो जुमा मुबारक। और हम अपने शो पे जब भी आगाज़ करते हैं अपने शो का, तो डेफ़िनेटली आपके साथ में कोई एक ऐसी चीज़ शेयर करते हैं कि भाई जो आपके फ़ायदे के लिए भी हो और जो आपको बहुत अच्छी भी लगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। तो डेफ़िनेटली ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, या फिर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके पेन को कम कर दें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? एंजाइटी, गुस्सा, या फिर किसी ऐसी चीज़ का इशू जो कि उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही हो। किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, किसी को कोई पढ़ाई में अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन इन तमाम बातों का हल सिर्फ एक चीज़ में है, और वो ये है कि आप इन तमाम बातों पर कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और उसके साथ आप करेंगे सब्र। अब आप कहेंगे ये कोई ऐसी बात थोड़ी है जो आपने बताई है कि जी सब्र करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब आप सब्र करना शुरू करते हैं तो उससे आपको खुद नहीं पता होता कि आप कितना रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। सब्र क्या है? सब्र ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो ही आप सब्र करें, नहीं। कभी कभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में नहीं होती, कभी कभी आपका अपना खुद का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूं, फ़र्ज़ करें आपने सेल फ़ोन अपना चार्ज करना है, लाइट चली गई है, पूरा दिन लाइट नहीं है, आप प्रॉब्लम का शिकार हैं। अब इसमें किसी शख्स का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें तो ऑब्वियसली एक सिस्टम है, एक इदारा है जिसको हम कहते हैं के इलेक्ट्रिक, जो कि कराची के शहरियों के लिए एक तरह का बबाले जान भी है। और पता नहीं ये कब बिजली देते और नहीं देते। और बल्कि कल, इससे मुझे याद आया, मैं आपको बताती हूँ कि कल कहाँ कहाँ बिजली का ब्रेकडाउन था और अब कहाँ कहाँ लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इस हवाले से मैं बताऊँगी, लेकिन पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ कि सब्र किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। अब जब सब्र के अंदर किसी थर्ड पर्सन की, सेकंड पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो रिलेटेड है आपकी अपनी ज़ात से, तो आप क्या करते हैं? एंजाइटी में आ जाते हैं। आपको ये टेंशन होती है कि अब पता नहीं मुझे कौन कौन कांटेक्ट कर रहा होगा, पता नहीं अब मुझे किस किस की कॉल्स आ रही होंगी। और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होता भी है। लेकिन जब आप सब्र का जो है वो साथ रखते हैं और आप सब्र से ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी नेमतें दी हैं, और एक फ़ोन ना होने के बायस या किसी नेमत ना होने के बायस आज मैं इस एंजाइटी का शिकार हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम, या हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। तो अब अगर मेरे पास ये वाकई ना होता तो मैं क्या करता? तो जब भी आप एंजाइटी का शिकार हों तो हमेशा ये सोचें कि जो नेमत आपके पास थी और जो नेमत थोड़ी देर के लिए आपसे छीन ली गई है, अगर ये नेमत आपके पास ना होती तो आप क्या करते? आप अल्लाह को याद करते, आप सब्र करते, आप उस अंधेरे में बैठे होते, या आप उस अकेलेपन में बैठे होते, तो आप क्या करते? सोचो के अलावा आपके पास क्या है? मैं आपको बताती हूँ। सोचो के अलावा आपके पास दुआ है, सोचो के अलावा आपके पास अल्लाह से मदद है। तो अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में सब्र करें और साथ साथ अल्लाह से मांगते रहें। इससे आपकी जो परेशानी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये वाकई दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ शायद परेशानी में ही अल्लाह की याद आती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब परेशान हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा हो या नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन क्या आपने रोज़ाना अल्लाह को याद किया है? क्या आपने रोज़ाना अल्लाह से अपनी नेमतों के जो आपके पास हैं उनका शुक्र अदा किया है? तो ये शुक्र अदा करना सीखें, सब्र करना सीखें, आपकी ज़िंदगी की सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जी क्या चल रहा है सिटी अपडेट्स में। तो सिटी अपडेट्स ये हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कल मैं अगर अपने घर की बात कर लूँ, यानी कि मेरे ही एरिया में क्या हुआ, सेक्टर 8 नॉर्थ कराची, जहाँ पर बिजली जो है सुबह 10 बजे से गई और उसके बाद फिर वो बटन ऑफ करके भूल गए और उनको लगा शायद वापस इस एरिया की बिजली देनी नहीं है। और रात को कहीं 8 बजे के बाद बिजली आना शुरू हुई। बिजली आई तो फिर उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि ठीक है यहाँ पे कोई काम चल रहा होगा जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। तो ये है नॉर्थ कराची का हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। दीगर इलाकों से भी इस तरह की कंप्लेन मौसूल हो गई हैं। तो गर्मियाँ आ गई हैं, लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची वाले लोड शेडिंग के हिसाब से कब बिजली आएगी, कब बिजली जाएगी, इस हिसाब से अपना शेड्यूल मेंटेन कर लें, क्योंकि शायद बिजली का निज़ाम बेहतर ना हो, लेकिन आपको अपना निज़ाम बिजली के अकॉर्डिंगली मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हमारे पास सिटी अपडेट्स में नेक्स्ट है, आपने ग्रॉसरी करने जाना होगा और आपने जाहिर सी बात है खाना पकाना होगा। तो दाल के रेट ज़रा सुन लें, और जुम्मे वाले दिन ख़वातीन ज़रा जल्दी खाने भी बना लेती हैं। तो भाई माश की दाल जो है
वो किस किस की फेवरेट है? वैसे माश की दाल सबकी फेवरेट होती है। माश की दाल जो है वो 405 है। फिर उसके बाद इसके रिटेल प्राइस जो है वो 425 हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मूंग की दाल पे और इसके होलसेल प्राइस जो हैं वो 310 रुपये हैं। फिर इसके रिटेल प्राइस जो हैं वो 325 रुपये हैं। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है, मसूर की दाल के साथ होलसेल प्राइस जो हैं इसके 250 है और फिर जो इसके रिटेल प्राइस है ना वो है 262। अच्छा जी, तो ये है। उसके बाद हम दाल चना की बात करते हैं तो दाल चना के जो होलसेल प्राइस हैं वो हैं 340 और फिर उसके बाद इसके रिटेल प्राइस जो हैं वो 355 हैं। फिर काबली चना जो हैं उसके होलसेल प्राइस जो हैं वो हैं जी 310 और उसके जो रिटेल प्राइस हैं वो हैं 325। तो ये तो हो गया जी सिनेरियो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? गोल्ड प्राइसेस पे। अच्छा जी, गोल्ड की क्या खबरें हैं? गोल्ड में ये है कि जी सोने के तमाम रिकॉर्ड, यानी गोल्ड के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। क्यों टूट गए भाई, ये जान लेते हैं। 1 तोला सोना 3,50,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में सोना $19 महंगा होकर $3,401 फी ऑन्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 2,000 रुपये महंगा हो गया। ग्रेट भाई, ये क्या बात है जी, कहाँ जाएं अवाम। 1 तोला सोना पहली बार 3,50,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपये महंगा होकर 3,860 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 59 रुपये कमी के बाद 3,401 रुपये पर आ गई है। ये तो हो गए हैं जी सोने के रेट्स। इसके बाद व्हाट वी हैव, हमारे पास हैं मटन के प्राइजेस, हमारे पास हैं चिकन के प्राइजेस। मटन के क्या प्राइजेस हैं जी, ये आपका जो है वो साथ हम शेयर करते जाते हैं और मटन के प्राइजेस हमारी स्क्रीन पर भी पॉपअप हो जाते हैं। 2,000 जो है मटन। फिर अंडे जो हैं वो 260 रुपये दर्जन हैं। फिर उसके अलावा चिकन जो है वो 650 और फिर उसके बाद बीफ यानी बछिया वो है जी 1150। और अब जब बड़ी ईद आ रही है तो बछिया और बीफ और ये सारे जो जितने भी गोश्त है ना, ये बड़ी तादाद में खाने को मिलेंगे, बारबेक्यू एंड पार्टीज़ एंड ऑल। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, सेल कहाँ पर है, आज आप कहाँ जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए? अच्छा जी, जुमे को भी लोग जो है ना वो वीकेंड ही कंसिडर कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो जुनेद जो है उसके ऊपर 50% है ऑफ। फिर साया पर जो है वो 50% ऑफ है। फिर खाड़ी पर जो है वो भी 50% ऑफ है। तो ये सारा सिलसिला है जो हमने आपके साथ में शेयर किया। अब बढ़ते हैं जी मौसम की जानिब और आज मौसम कैसा रहेगा। दिन भर में मौसम की जो करंट अपडेट है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि मौसम आज कैसा रहेगा और दिन में 11 बजे क्या सूरत हाल रहेगी, 12 बजे क्या सूरत हाल रहेगी, ये हम आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं। तो भाई दिन में 11 बजे 33 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे 34 सेंटीग्रेड रहेगा, फिर 1 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड और 35 सेंटीग्रेड। तो ये मौसम की सूरत हाल है जो आज ओवरऑल हमने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात करेंगे हम माल का हाल, माल के हाल में क्या चल रहा है और करेंसी रेट्स क्या हैं। और जिन लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनके लिए बहुत मैटर करते हैं और हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि भाई आपने करेंसी रेट्स क्यों नहीं शेयर किए। तो हम तो रोज़ाना आपके लिए सिटी अपडेट शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि माल का हाल क्या है। तो माल के हाल में आज कुछ सिनेरियो इस तरीके से है कि अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 176, कैनेडियन डॉलर है 201, यूरो है 321 एंड कुवैती दिनार 912। तो ये तो जनाब माल का हाल हो गया। और उसके बाद वी हैव यूके पाउंड 373, वी हैव सऊदी रियाल 75.35, 317 पे जो है स्विस फ्रैंक है और यूएस डॉलर जो है वो है 282। तो ये तो जनाब हो गया माल का हाल। अच्छा, अब कुछ बढ़ जाते हैं हम किस तरफ, अब हम बढ़ते हैं वेजिटेबल्स की जानिब और सब्ज़ियाँ जो हैं उनके क्या प्राइजेज़ हैं, क्योंकि अब हमने आपको दाल के प्राइजेज़ तो शेयर किए हैं, लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो हैं वो सब्ज़ियों के प्राइजेस किस तरीके से जाते हैं और सब्ज़ियाँ लेते हैं। हम तो आपको स्टैटिक प्राइजेस बताते हैं। कमिश्नर कराची वाले टमाटर 40 पे, अच्छा उसके बाद आलू 52 पे, फिर उसके बाद जो है लहसुन वो 161 पे, देन वी हैव अदरक 391 पे, फिर वी हैव गाजर 46 पे, देन वी हैव तुरई 81 पे, फिर हमारे पास हैं जी लौकी 46 पे, फिर वी हैव फूल गोभी 58 पे, फिर उसके बाद खीरा 46 पे एंड भिंडी 104 पे।
अच्छा जी, और फिर प्याज आ गई है 23 पे। तो ये तो हैं कमिश्नर कराची के रेट्स जो हमने आपके साथ में शेयर किए। अच्छा जी, अब जो फ्लाइट्स और ट्रैफिक के हवाले से जैसे जैसे कोई करंट अपडेट होगी वो डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या फ़्लाइट शेड्यूल है, क्या जो है वो ट्रेन के शेड्यूल्स हैं, और ट्रैफिक के जो भी मामला होंगे वो डेफिनेटली जो करंट सिचुएशन होती है विल गोना शेयर विद यू। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और आज आपको गेस्ट से भी मिलवाएंगे और साथ साथ बताएंगे भी आपको कि भाई लोगों में तालीम का कितना शौक़ है और उम्र की कोई कैद नहीं होती। अगर आप पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो यू कैन अचीव इट। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब ये वो टाइम होता है जिसमें हम आपके साथ में टॉप स्टोरीज जो है वो शेयर करते हैं, करस्पॉन्डेंट्स हमारे में ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज एक अच्छी खबर से जो है वो इस सेशन का आगाज़ करते हैं और ये इट्स अबाउट एजुकेशन। मतलब तालीम की कोई उम्र नहीं होती। और ये खबर जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ज़रूर अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करनी चाहिए। हमारे करस्पॉन्डेंट हैं ज़ुबैर जिन्होंने ये खबर ब्रेक की और ये खबर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपैक्टफुल होगी। खबर कुछ इस तरह से है कि इल्म की रोशनी से मुनव्वर होने का जज्बा, अगर जज्बा हो तो ऐसा हो। कराची के 79 साला शहरी का जज्बा हार्ट अटैक भी कम ना कर सका। जी हां, 2 बार हार्ट अटैक हुआ इनको, अहलिया का इंतकाल और फालिज हुआ। और फिर ये 79 साला शहरी जो हैं जामा उर्दू से पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली। और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ये सईद उस्मानी साहब जो हैं, जो मिसाल हैं अज़्म और हिम्मत की, और इनके बारे में जो है वो मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे करस्पॉन्डेंट ज़ुबैर से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए, कमाल कर दिया इन्होंने तो। बिल्कुल जी, कमाल कर दिया। और वैसे तो ये खुद भी एक एजुकेशनिस्ट है और पढ़ाने के साथ साथ हमें नहीं पता था कि खुद भी पढ़ रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत से एक मिसाल है कि उनकी शमा जलाए रखने का अज़म लिए, इनकी रोशनी से मुनव्वर होने का जज्बा लिए। कराची के 79 साला शहरी जो है और शहरी का जज्बा हार्ट अटैक भी कम जो है वो नहीं कर सका है। 2 बार हार्ट अटैक हुआ, अहलिया का इंतकाल हुआ, फालिज हुआ, लेकिन फिर भी 79 साला शहरी ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री जो है वह हासिल कर ली। कराची से ताल्लुक रखने वाले 79 साला सईद उस्मानी मिसाल है अज़मत व हिम्मत की। ज़ईकुल उम्री में उन्होंने डायरेक्टरेट की डिग्री जो है वह हासिल की है। पीएचडी करने के दौरान सईद उस्मानी को दिल के 4 दौरे पड़े हैं, आपको पता है। जबकि सईद उस्मानी ने फालिज का अटैक और कोरोना जैसे आलमी वबाई जानलेवा मर्ज का भी सामना किया। तमाम परेशानियां उनका इल्मी सफर ना रोक सकी। सईद उस्मानी ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से शोबे अबलाग आमा में पीएचडी की, जो कि हमारा ही शोबा कहलाता है। जबकि सईद उस्मानी को जामे उर्दू से पीएचडी करने में 10 साल से जायद का अरसा लगा। इसमें वो भी हुए, इसमें उनके हार्ट अटैक के हवाले से उन्होंने गैप भी लिया। इसी में उन्होंने जो है क्योंकि वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे अबलाग आमा में खुद भी बतौर टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाया भी, लेकिन 10 साल की दौरानिए में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री जो है आखिरकार 79 साल की उम्र में जो है वो मुकम्मल की है। तो यकीनन बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है कि इल्म की अगर आपके अंदर इल्म हासिल करने बिल्कुल अगर जज्बा है तो फिर आप किसी भी उम्र में जो है वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, हमें अपडेट कर रहे थे। और जिस तरीके से ये खबर सामने आई बहुत सारे लोगों के लिए है कि बड़ी मुतासिर कुन खबर है। और इस खबर के बाद जो है बहुत सारे लोगों के अंदर हौसला पैदा हुआ होगा कि भाई अगर आप पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट, यू कैन डू इट। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज जमाली ने और हमारे ब्यूरो चीफ कराची हैं अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। बस देखिए जी, सिटी 21 जो है वो किस तरह की खबरें नशर कर रहा है और फौरन आपको बताता है कि क्या कुछ हो रहा है। इससे पहले जो है वो आटे के हवाले से 8 अप्रैल को सिटी 21 ने खबर नशर की और सिटी 21 की खबर का जो असर है वो ये हुआ कि देखिए जी कीमतें कम होना शुरू हो गई। आजिज भाई मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। देखिए सिटी 21 का अब उस शहरी ये बात कहते हैं हाँ। कि ये वो चैनल है जिसमें शहर की हर खबर है। यस। हम बड़ी सियासत, बड़ी बातों, बड़ी फिलासफियों में नहीं जाते। हाँ। हम प्योर लोगों का मसला उठाते हैं। सही। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, सब्जी महंगी है, ये हमारे इश्यूज हैं। सही। और ये प्योर आम शहरी का इशू है, प्योर आवाम का यही मसला है। हाँ। आवाम का ये मसला नहीं है कि IMF कर्जा दे रहा है नहीं दे रहा है, बिल्कुल ठीक आवाम बात का ये आपने। मसला हाँ। नहीं है कि सोना कहाँ जा रहा है, अवाम का ये मसला नहीं है कि बिलावल भुट्टो क्या बोलता है, शहबाज शरीफ क्या बोलता है। हाँ। अवाम का मसला जो फौरी मसला है हाँ। वो ये है कि पेट्रोल की कीमत कितनी कम होती है या नहीं हाँ। होती है, दालें कम है, चीनी महंगी होती है या कम होती है। हाँ। तो जैसे आपने बताया आटे की खबर हम लोगों ने दी थी और हमारे रिपोर्टर्स
कमिश्नर कराची से हर वक्त राब्ते में होते हैं सही। और हम वहाँ से कमिश्नर का नोटिफिकेशन जारी होता है, वहाँ से सिटी 21 पे खबर आ जाती है, खबर आ जाती यदि है ये रेट महंगा हो गया या कम हो गया या ज़्यादा हो गया। तो रोज़ाना आप मॉर्निंग शो में चीज़ें अपडेट करती जी हैं, बिल्कुल। आप देखती हैं, लोग यहाँ भी देखते हैं जी। सब्जियों के रेट्स और दीगर हाँ, रेट। हाँ। तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है जब मीडिया का वॉच होता है ना, तो इंतज़ामिया भी ज़रा मुतहरिक होती है। सही। इंतज़ामिया को पता होता है कि अगर महंगी चीज़ बिक रही है, अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो टीवी पे आ जाएगा। लोग ये नहीं देख रहे कौन सा चैनल, टीवी पे आ जाएगा। टीवी से बचने के लिए ज़रूरी है कि मुतहरिक रहो। चलिए तो जी, ये आवाम के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आवाम के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और इशू है जो कि सिटी 21 ने जो है ख़बर नशर की और इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर बातचीत भी की और उस खबर का बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ। ये पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले ये पैकेज देखें और उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करें। इट्स अबाउट गुड ट्रांसपोर्टर्स। तो फर्स्ट हैव अ लुक दिस पैकेज। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, बंदरगाहों और टर्मिनल से कंटेनर ना उठ सके। एफपीसीसीआई ने गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। नायब सदर एफपीसीसीआई आसिफ सकी का कहना है कि हड़ताल की वजह से हजारों कंटेनर्स उठाए नहीं जा रहे। योमिया फी कंटेनर $150 डिटेंशन लगता है। ट्रेड का लॉस मतलब है, मुल्क का लॉस हो रहा है। हम 10 दिन पीछे चले गए, डेली हमें $150 पर कंटेनर चार्जेस लगते हैं और इसकी वजह से जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा बिजनेसमैनों को, वो उसूलन उन्होंने आगे पास ऑन करना है, क्योंकि इससे इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, जो पे बेसिकली आवाम ने ही करना होता है। नायब सदर एफपीसीसीआई अमान पराचा ने कहा कि इस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम 90% बंद हो गया। पोर्ट पर जगह न होने के सबब चैनल्स पर खड़े जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे, जिसके बाइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मुतासिर होंगे। इस वक्त हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स को मुतासर हो रहा है इसकी बंदिश की वजह से, और इंपोर्ट भी मुतासर हो रही है, और डेली की बुनियाद पे जो है ना इसको डैमेज डिटेंशन पड़ेगा और जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है वो मुतासर होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप इनके साथ बैठ के एक जामा मुज़ाकरात करें और इसका हल मुज़ाकरात से ही होगा। सदर गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन तारिक गुज्जर का कहना है कि कराची की दोनों बंदरगाहों कंटेनर टर्मिनल्स पर काम बंद है। सिंध हुकूमत भारी माल बरदार गाड़ियों की मरम्मत और कैमरे नब्ज करने के लिए 6 माह का वक्त दे। अशरफ खान, सिटी 21। तो आप देखिए कि ये जो हड़ताल हुई हुई है, इस बारे में इनसाइड स्टोरी जानते हैं। अशरफ भाई, ये सारा क्या मामला है ये, और इतना लॉस भी हो रहा है, फिर उसके बावजूद भी कोई कान नहीं धर रहा। देखिए सबा, हमारे यहाँ कोई भी फैसले होते हैं तो अचानक, क्योंकि मैं आजिज साहब हमारा पॉलिटिकल जो है सीनियर रिपोर्टर भी है, तो इनको मैं हर वक्त तंग करता रहता हूँ, मगर ये कि कोई भी फैसले करें तो डिस्कस होता है, कोई चीज़ इंप्लीमेंट करें। तो सिंध गवर्नमेंट ने लगाया कि हादसा जो हो रहे थे उसके ऊपर जो फिटनेस सर्टिफिकेट का और तमाम गाड़ियों के ये सारे कैमरे और ये सब, इन शॉर्ट के बस आज से इम्प्लीमेंट। अब हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, रियल फैक्ट में अगर हम जाएं तो हमारे यहाँ आपको पता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जिसने देना, उदारी को अगर जाके देखेंगे ना, उसका ये हाल है खंडरात, वहाँ लोग नहीं है। फिटनेस देने वाले जो हैं जाके वो इससे वो पानी नहीं है, गाड़ी के नीचे पानी मार के देखते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट का आप गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें और फिटनेस सर्टिफिकेट को गाड़ी की चेकिंग कैसे होती है पूरी दुनिया में। जैसे मैं हमेशा बता, मेरी दोनों बहनें बाहर हैं तो बताती हैं कि इवन के टायर से लेके, सस्पेंशन से लेके, जंप से लेके पूरी गाड़ी चेक होती है। और इवन देन, क्योंकि आप किसी के लिए सिक्योरिटी या सेफ्टी रिस्क ना हो, तो इसलिए गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट लेके तब गाड़ी रोड पे आने देते हैं। ये पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में टायर, आपने देखा होगा, टायर हिल रहा होगा, गंजा टायर हिल रहा होगा, ऊपर नीचे हिल रहा होगा, चले जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। इसकी बुनियादी वजह ये कि सिस्टम, फिटनेस सर्टिफिकेट इदारा और ये सारे, तो इनके लोगों को देखेंगे सब ज़बरदस्त है। सर बहुत अच्छा है। जो शहर में हादसा हो रहे हैं, मतलब मेरे जो बार बार बोलते हुए भी क्या वर्ड बोले कि 17 लोगों की कीमती जानें गई डंपर ट्रॉले इनके नीचे आके। मतलब उनका वक्त नहीं था, लेकिन वो इस हादसे में तो किसी वक्त भी आ सकती है ना मौत। तो उस बंदों की फिटनेस नहीं, क्योंकि आप 30 किलोमीटर की स्पीड दी है, फिटनेस सर्टिफिकेट कर दिया है। 30 किलोमीटर की रफ्तार का मतलब ये है कि अगर वो कोई चीज़ आ जाएगी वो रुक सकता है, ट्रक डंपर ये। मगर हमारे यहाँ स्पीड आप खुद देखती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चेक कौन करेगा? जो इदारे हैं। अब इन्होंने जो किया, अचानक से इन्होंने नोटिस लगा दिया है कि भाई गाड़ी में कैमरे लगाएं, फिटनेस सर्टिफिकेट लें। अब जितने ट्रक डंपर हैं, अब आप सोचें 4000 ट्रक ट्रॉले, ये सब जो टोटल कराची 2 पोर्ट हैं, KPT, पोर्ट कासिम, रोज जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आता है तो ट्रक आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। 4000 ट्रक योमिया हैं। पूरे कराची में जो इंडस्ट्रीज हैं, 24,000 सनतें हैं, उनका भी माल आ रहा है, जा रहा है। तो अभी इब्तदाई तौर पे जो ये
लोकल जो गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं, जो सप्लाई चेन का है, वो उन्होंने ब्रेक किया है। कहाँ से? पोर्ट से। माल उठा नहीं रहे हाँ। और माल ना लेके जा रहे हैं। माल जो इंपोर्ट, मैं केमिकल इंडस्ट्री हूँ, मुझे माल कहाँ से मिलेगा? हाँ। पोर्ट से। जो मैंने इंपोर्ट किया है वो माल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि माल नहीं उठा रहे हैं। अब उसकी वजह से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन हो रही है मुतासिर। अब उसी के लिए फेडरेशन हाउस से हमने रब्ता किया और फेडरेशन हाउस कंसर्न शो किया है कि जो भी मामला है, इट विल टेक के टाइम, आप उनको टाइम दें। सही। हमारे साथ बैठे, हम उनको बैठाते हैं, मगर अचानक से अगर ये लगा देंगे, वो तो हड़ताल करके बैठ गए। हाँ। अब अगर वो हड़ताल कर दिया है, अभी तो सिर्फ ये लोकल है, सही। हम कराची की हद तक बात कर रहे हैं। अभी कराची की इंडस्ट्री को पोर्ट से माल आना जाना रुक गया है। अगर ये यूनाइटेड गुड ट्रांसपोर्ट जो पूरे पाकिस्तान की है, हाँ। कराची गुड्स के साथ अगर मिल गई, सही, बिल्कुल। फिर क्योंकि देखिए ये लोग तो वाइस वर्सा है ना सब। आजिज भाई से भी पूछे कि सब एक ये हैं, एक पेज पे होते हैं। जब एक किसी के साथ मसला होगा, सब एक, पूरे मुल्क की सप्लाई चेन रुक गई तो कराची से ये बात बढ़ के पूरे मुल्क पे जा सकती है। सही। तो इसलिए उसके लिए कहा है फेडरेशन हाउस ने कि आप बात करें, आप उनको टाइम दें, और ऐसे फौरी तौर पे नहीं करें। 3 महीने का, 6 महीने, कुछ टाइम दें। हाँ, सख्ती करें, लेकिन टाइम दें। अपना भी तो देखें ना, फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला आप जाके इदारा तो देखें अपना। सही। पाना लेके आप यकीन करें, पाना लेके ना, वो जो गाड़ी पे टन 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 फिटनेस हो गई, तो जो फिटनेस देने वाले हैं, हाँ। अब वो आप गाड़ी में लगता है प्रेशर ब्रेक ना, तो आप गाड़ी चलाते हैं, आपको आती है गाड़ी? मुझे नहीं, मुझे अब गाड़ी चलाते हैं ना, आप देखें हम चला रहे हैं तो सेकंड होते हैं। अब वो उसको जो हाइड्रोलिक ब्रेक से 2 दफा बट आइडिया है कि हाँ, ठीक है। किस देखें, तरह से, हाँ। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई चीज़ अचानक से मैं मारूंगा, फिर दूसरे पंपिंग मारूंगा, फिर वो हाइड्रोलिक काम करेगा, फिर वो रुकता है। अब 2 दफा मैं अगर ब्रेक मारूंगा, इतनी देर में रुक के थोड़ी कहेगा भाई पहले ब्रेक मार, पहले ब्रेक। हाँ। तो अब ये है कि समझनी चीज़, जो फिटनेस दे रहा है वो गाड़ी के ब्रेक, सस्पेंशन, टायर, सब कुछ चेक करेगा। और हमारे यहाँ आप माशाल्लाह रोड पे जाके देख लें, जो गाड़ियों की हालत है, टायर की हालत है, सस्पेंशन, टूटे हुए ट्रक आ रहे होते हैं। जैसे कि अभी कहीं पे अल्लाह ना करे कि कोई मिसाइल विजाइल गिरा है, टूटे हुए ट्रक जो हैं वो आ रहे हैं रोड पे, वो हिलते हुए झुलते हुए, वो किसी को भी मार देंगे। हाँ। इतना बड़ा कराची में खतरा है कि आप हज़ारों टैंकर चल रहे हैं। आप सोचें 6000 टैंकर हैं पानी के। 4000 जो ये तो खुद बोल रहे हैं रोज के, वो निकलता है ना, ट्रक डंपर वगैरह, और ये सारे जो हैं ये। अब इसके लिए टाइमिंग, इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके लिए तमाम चेकिंग वो करनी होगी हमें। अब आपने ये किया, अगर ये पहला है अभी मरहला कराची, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मुल्क गिर पे चली गई ना, पूरे मुल्क की सप्लाई चेन टूट गई, तो फिर ये फिर वहीं पे आएंगे। इसमें एक बात है, चले बिल्कुल आजिज भाई यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के इशू के हवाले से आजिज भाई कुछ स्टैट्स बता रहे थे, वो स्टैट्स उनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद ज़रा आते हैं कि जी एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसमें क्या कुछ है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हैपनिंग्स हो रही है। मगर पहले आप सिंध हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की है। हाँ। अशरफ भाई वाली बात के कंटेस्ट में मैं बोल रहा हूँ। हाँ। कि अनफिट गाड़ियों के खिलाफ, और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। देखें, हादसा हो जाता है, हम सभी वावेला करते हैं। सही। डंपर वाले ने मार दिया, ओके, गलत हुआ। सही। लेकिन जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? रोड पे चल रहा है वो। हाँ, और कराची शहर में चल रहा है वो, हेलमेट नहीं पहनता वो। सही। ये एक मतलब अभी फौरी तौर ये अपडेट जो सीएम सिंध को भेजी गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। सही। हेलमेट न होने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,217 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। 15,217 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों पर 1124 गाड़ियों को जब्त किया गया। 274 डंपर्स और टैंकर्स को फिटनेस और ओवर स्पीड की वजह से जब्त किया गया। सही। बड़ी और छोटी गाड़ियों में 25 गाड़ियों की फिटनेस न होने पर उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई। सही। ट्रैफिक पुलिस ने फिटनेस न होने पर 200 बड़ी छोटी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की है। तो कहने का मतलब ये है कि देखें, कवानीन भी हैं, उस पर कहीं ना कहीं अमल भी होता है, लेकिन गाड़ी फिट नहीं है और हम मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनता, इसको गवर्नमेंट क्या करेगी? सही। गवर्नमेंट ज़्यादा उनको चालान करेंगे, अवेयरनेस दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो शहरियों तो हमारी अपनी मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि मुझे हेलमेट पहनना चाहिए।
ताकि खुदा न खास्ता मैं कहीं गिर जाता हूँ, कोई हादसा हाँ। हो जाता है तो बड़ी सेफ्टी है हेलमेट। सेफ्टी है, सही। ये मेरा ख्याल है, इस पे सही। अमल होना अच्छा, चाहिए। ये बताएं, एक्सपो में फर्नीचर है, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई है, क्या कुछ है, क्या प्राइजेज हैं, आवाम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, नहीं है, क्या है? देखिए ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपो है। अच्छा, कितने दिन क्या है आज? ये 4 दिन तक है, 4 इतवार दिन का तक एक्सपो है, चलेगा। सही। इतवार ये तक, कल से शुरू हुआ। सही। कल हम उसके इफ्तिताही तकरीब में गए थे। हाँ। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब ने इसकी इफ्तिताह किया था। सही। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी आए थे। सही। लेकिन इसमें 3 बड़े हॉल हैं जिनमें ये, अच्छा ये सिर्फ फर्नीचर नहीं है, थोड़ा सा लोगों को हम क्लियर कर दें, हाँ, शहरियों को, हाँ, कि अगर हाँ। आपको जाना है हाँ घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग से वाबस्ता हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। हाँ, और जिसमें सोफ़े भी हैं, जिसमें सही। टेबल्स चले, भी बल्कि हैं। ऐसा बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसा करते हैं कि आजिज़ भाई की इस पे एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे है क्या कुछ। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 50% डिस्काउंट पर फर्नीचर चाहिए तो एक्सपो सेंटर आ जाएं। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश सज गई। 100 से ज़ायद ब्रांड्स के स्टॉल्स लगा दिए गए। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। अगर बाहर से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपना सपोर्ट हमें देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे मुल्क खुशहाल होगा, सूबे खुशहाल होंगे। ज़ाहिर है जिस सूबे में भी इस पे काम होगा वो वहाँ के लोगों को उसमें ज़ाहिर अवलियत दी जाती है और उनको ज़्यादा अहमियत होती है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी मुत्तहिदा अरकान के हमरा एक्सपो सेंटर पहुंच गए। अली खुर्शीदी ने फर्नीचर एक्सपो को मस्बत सरगर्मी करार दे दिया। कर रहे हैं, अपनी चीज़ एग्जिबिट कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट लेंगे, बायर्स आएंगे, लोकल बायर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली सबका इम्पेक्ट डायरेक्टली जो है वो हमारी मईशत पर पड़ता है। और मईशत जब फलेगी फूलेगी तो उसकी बेहतरी जो है, उसकी बेहतरी हमें आम ज़िंदगी में नज़र आती है कि हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को बेहतर करने में, और पाकिस्तान के वो जो नंबर्स हैं जो डेफिसिट में हम अरसे से सुनते हुए आ रहे थे ना, चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ हुई हैं। फर्नीचर पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो के CEO अदनान अफजल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मदिया अदनान का कहना है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग से वाबस्ता फर्नीचर एक्सपो एक मुनफरद एक्सपो है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके घर के इंटीरियर से रिलेटेड यहाँ पे हर चीज़ आई हुई है। अगर हम बात करें फर्नीचर की, डेकोरेशन आइटम्स की, इसके अलावा सबसे बढ़ के हेल्थ केयर की अगर बात करें तो वहाँ ज़ीरो हेल्थ केयर ने हमें स्पॉन्सर किया। आप आएँ, यहाँ विज़िट करें, आपको घर के आराइश से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये पहली बार शहरियों का रुझान और सब कुछ देखते हुए ये 4 रोज़ा नुमाइश पहली बार लगाई जा रही है। आज इस नुमाइश का पहला दिन है। ये एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद हो रही है और आज जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह से ही कस्टमर्स जो हैं बड़ी तादाद में एक्सपो की तरफ रुख कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स जो हैं प्राइसेस देख के प्रोडक्ट्स की बड़े खुश हो रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं। फर्नीचर एक्सपो के शुरा और दुकानदारों ने एक्सपो के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। तो आपको मार्केटों में दर दर दुकानों पे नहीं जाना, एक छत के नीचे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप सुकून से आएँ और ख़रीदारी करें। इसलिए हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस जगह पे आना और पहली बार थी तो इट वाज वर्थ इट। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आजिज़ जमाली, कराची। तो आपने आजिज़ भाई की रिपोर्ट देखी, ये डिटेल्ड रिपोर्ट है और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं और आप वाकई विलिंग है कि आपको फर्नीचर ख़रीदना है तो हाफ़ प्राइसेस पे यानी 50% पे आप वहाँ से फर्नीचर ले सकते हैं। अच्छा जी आजिज़ भाई, आप इस वक्त मौजूद हैं तो ज़रा बताएं कि क्या हैपनिंग्स चल रही हैं कराची टू हैदराबाद एंड ऑल के नालों का क्या चल रहा है। फिर वो जो आप उमरकोट के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा बताएँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द पीपल्स पार्टी। सियासी तौर पे मौसम बहुत गर्म है सिंध का। अच्छा, आजकल सही, वैसे भी गर्मी है लेकिन सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा अच्छा। है। कल एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ उमरकोट में, सही। और ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन में इतने बड़े वोट कास्ट हुए, तकरीबन 2.5 लाख वोट कास्ट हुए ज़िमनी इलेक्शन में 2.5 लाख वोट कास्ट जी हुए। यानी जो कैंडिडेट जीती है हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबा टालपुर,
1,80,000 अच्छा, वोट। नाम उनका सबा था ना, सबा टालपुर, यस, सबा टालपुर ने फिर तो वोट बनते 1,80,000 थे। वोट लिए हैं। सही। और जो उनका मुखालिफ था, हाँ। उसने भी 80,000 के लगभग वोट दिए। ओह। लालचंद, वो अच्छा सारी जमातों का वो मुश्तरका हाँ, कैंडिडेट था। हाँ। PTI, GDA, मुस्लिम लीग नून, कौम हाँ। परस्त, JUIF, हाँ। बाकी जितनी जमातें थी सब उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन बहरहाल असल में पूरी 10 इलेक्शन की हिस्ट्री है कि यहाँ पीपल्स पार्टी जीतती आई है। नवाब यूसुफ टालपुर यहाँ से जीतते हैं। उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब उनकी अहलिया जो है वो कल कैंडिडेट थी, वो जीत गई। सही। लेकिन उसके साथ साथ आज भी एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है हैदराबाद में। एक बहुत बड़ा जलसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। और ये जलसा है दरियाए सिंध पे कैनालों की तामीर के खिलाफ। अच्छा, और मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था ना कि सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होने वाला है। बिल्कुल। वो आज बंद हो गया, आज सुबह से। ओके, ये अपडेट दे रहे हैं, न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल, आजीज भाई ने कहा था कि सिंध पंजाब बॉर्डर बंद सियासी जमात ने नहीं, वकुला ने बबरलो बाईपास रोहिड़ी के पास है, वहाँ पे ये सिंध पंजाब बॉर्डर को बंद कर दिया है। बट हाईवे पे टेंट लगा के बैठ गए हैं। अच्छा, जलसा अब उसी कंटेस्ट में हो रहा है। और पीपल्स पार्टी अब कह रही है, पीपल्स पार्टी ने सख्त स्टैंड लिया है। कल नासिर हुसैन शाह ने इसी प्रोग्राम में बात की कि जी कैनाल्स हमारी रेड लाइन है और कैनालों के मसले पे पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है। यानी बात इस हद तक गई है। और मुझे लग रहा है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह का कोई स्टैंड लेंगे आज के जलसे में। कोई सख्त किस्म का ऐलान कर सकते हैं। सही। कि जी एक ऐलान ये हो सकता है कि जी बजट में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे तो हुकूमत के लिए बजट मंजूर करवाना मुश्किल हो जाएगा। सही। लेकिन दूसरी तरफ लचक है फेडरल गवर्नमेंट में और फेडरल वुज़रा। तो क्या इनसाइड इस तरह का कोई पीपल्स पार्टी में या उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई इस तरह के मशवरे हुए हैं कि कैनालों के मसले पे हमने स्ट्रेंथ भी दिखानी है और कैटेगोरिकली कह देना है? कैनालों के मसले पे देखिए, आज से 1 महीना पहले सूरत हाल डिफरेंट थी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने डाइवर्ट किया है। अब वो काफ़ी हद तक निकल रहे हैं उससे। अच्छा। आज का जलसा मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए उस इशू से बिल्कुल निकलने के मुतरादिफ होगा। जैसे कल भी ये मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ भी इनका सख्त है पीपल्स पार्टी का कि जी इस हद तक कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर कैनालों का मसला नहीं हो। ये आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि पीपल्स पार्टी का इतना बिल्कुल फ्रंट लाइन में? देखें, कल जब मैंने देखा अजय साहब खुसूसी तौर पे भेजा था क्योंकि उन्होंने का सवाल करेंगे, हमारे चैंप हैं, तो उसका रिस्पांस आ गया। नासिर हुसैन शाह जो एक मेन स्ट्रीम लाइन में है पीपल्स पार्टी में और सूबाई वजीर भी हैं, जो उन्होंने स्ट्रेट लाइन जो बोली है ना कि ये हमारी रेड लाइन है, तो रेड लाइन का मतलब डू नॉट क्रॉस मैसेज दे दिया है। उसके साथ सेकंड मैसेज भी दे दिया उन्होंने, क्योंकि हाई कमान से मैसेज आया तो एक वजीर के लेवल पे आके वो अपनी पोस्ट पे खड़े होकर उन्होंने दिया है वहाँ पे, और उन्होंने सिंपल मैसेज दे दिया है कि आप पीछे हट जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी मैंने जो खबरें दी हैं आपको बताऊँ बहुत कि पानी वाला जो मामला है ना, इस वक्त गंदम की बुआई हो जाती है। आजिज साहब उस ताल्लुक है क्योंकि पानी या नहीं आए ज़मीन की, जब वो कटाई के बाद जब आता है तो पानी को जो पानी दिया जाता है ज़मीन को ना, तो उसकी कट ऑफ फील्ड के लिए फिर वो बुआई होती है गंदम की, फिर उसके बाद गंदम उगाई जाती है। अब ये सिस्टम पूरा मुतासर हुआ है और उसके बाद आगे भी दूसरी फसलें सारी। अब ये जो पीक की गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से हमें काम कर लेना चाहिए। अब पानी नहीं है। सिंध में गंदम जो है 40 लाख मेट्रिक टन होती है, कपास होता है आपका, चावल होता है आपका, ये तमाम फसलें मुतासर होंगी। जो मौजूदा लोग हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको अगर सहूलत यानी पानी उनका कट गया ना तो यानी कि वो दी एंड है। हमें कहाँ से मिलेगी चीज़ें? वो तो सिर्फ उनका मसला नहीं है, हमारी सप्लाई चेन टूट जाएगी। आजिज साहब इसको पूरे तरीके से जानते हैं, हम इस पर पूरी डिटेल पे करेंगे, मगर ये कि ये बहुत बड़ा और जो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है ना, तो ये पूरे सिंध क्या पूरे मुल्क के लिए इनको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा मसला है। अच्छा, पानी की सूरत हाल इस वक्त ये है सिंध में। सिंध में तो ये खदशा है कि कपास का फसल 50% कम होने का खदशा है जी। और दरियाए सिंध में ये कभी तारीख में नहीं हुआ कि कोटड़ी बैराज से नीचे धूल उड़ रही है, पानी नहीं है। दरिया में पानी नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक सूरत है इस वजह से। ये तो ऐसी कंडीशन में फिर ऊपर से जब कैनाल बनाने की बात होगी लोग तो जज्बाती होंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आजिज भाई और अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शो में। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और ज़बरदस्त स्टोरी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो भाई कुछ बात करते हैं शहर कायद के हवाले से कि जब इतने सारे जराइम होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इसको मॉनिटर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जस्ट लाइक सेफ सिटी है या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कम्युनिटी से रिलेटेड मामलात होते हैं, इनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है और ये किस तरह से प्रोजेक्ट पे जो लोग मौजूद होते हैं काम करते हैं और वाकई इसका कोई इम्पैक्ट भी होता है या नहीं होता, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुराद अली सोनी साहब मौजूद हैं जो कि जस्टिस ऑफ पीस चीफ कम्युनिटी पुलिस कराची से जो है वो उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताइए कि किस तरीके से आपका ये डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है और क्या होते हैं इसके इम्पैक्ट्स? देखिए ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो है ना, जी। ये प्योरली एक वॉलंटरी नेटवर्क है। अच्छा। इसमें अपने कराची के जो तकरीबन 100 से ज़ायद बिजनेसमैन जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सही। जिसको मैं लीड करता हूँ पूरे कराची में। अच्छा। तो हम ये करते हैं कि अपनी मदद आपके तहत जी कराची में, क्योंकि जो सबसे मेन जो इशू है जी। वो है स्ट्रीट क्राइम। अच्छा। उसको रोकने के लिए हमने कराची शहर में तकरीबन 1500 के करीब जदीद तरीन कैमरे लगाए हैं। ठीक। उसका सेंटर हमने हर थाने में दिया है। अच्छा। इस वक्त तकरीबन 16 सेंटर में हमारे जदीद तरीन कैमरे लगे हुए हैं। तो वहाँ उसका इम्पेक्ट ये आया है कि वहाँ पे तकरीबन 50% स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें वाज़े कमी नज़र आई है। अच्छा जी सही। तो वो कैमरे हमारे जो है वो उसमें ये है कि रियल टाइम आप बता सकते हैं कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। फिर वो फेस हम देख लेते हैं कि इसका फेस रिकग्निशन भी हमारे पास एक सिस्टम है, वो भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो मकसद सिर्फ ये था कि जो पुलिसिंग जो है, हम पुलिसिंग को जब तक मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके नहीं जाएंगे जी तो वो कामयाब नहीं हो सकते, आप जराइम खत्म नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया में एक ही तरीका है कि कैमरे लगाएं। सही। अगर आप दुबई जाते हैं तो क्या है, कैमरे की मदद से देखते हैं ना। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम थाने लेवल के ऊपर लेके जाएं और ये कैमरे लगाएं। सही। इसके साथ जो दूसरा काम है, जो शहर की दूसरी जो नीड है जी वो है दरख्त की। तो पिछले साल हमने 50,000 दरख्त लगाए, इस साल भी इंशाल्लाह 50,000 दरख्त लगा रहे हैं। सही। तो हमने कहा कि इस शहर की नीड दो ही है, इस शहर में कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और एक दरख्त लगाए जाएं। सही। लेकिन जितना भी काम है वो अपनी मदद आपके तहत हम करते हैं और इसके जो रिपेयर मेंटेनेंस सब हम कम्युनिटी करती है। सही। मतलब तो ये अच्छा जो सब ये पर्सनल तौर पर आपने बताया कि कम्युनिटी कर रही होती है सारी चीज़ें, तो इसमें आप लोग को क्या आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या आप लोगों को रिएक्शन आता है? लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि भाई कितना यूज़फुल है, कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए हमने तो पहले एक ही सेंटर से स्टार्ट किया था ना। जब उसका स्ट्रीट क्राइम कम हुआ उस इलाके का तो फिर लोगों ने सपोर्टिंग, लोगों को देखिए ना, ये फंडिंग लोगों की है ना कि हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो 8 से 10 मिलियन का होता है। अच्छा। तो फंडिंग तो कम्युनिटी की होती है ना। कम्युनिटी की होती है। और पूरे मतलब आप अगर आप हमारा कोई दफ्तर विजिट करें जी तो आपको लगेगा आप किसी मल्टीनेशनल में विजिट कर रहे हैं। अच्छा। मतलब कमांड कंट्रोल, फुल AC, बैठने का रूम, जिस तरीके से तो वो एक बिल्कुल बाकायदा प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। सही। वो सेंटर शुरू हुआ तो आज हम 17 सेंटर पे आए हुए हैं। सही। तो आपके टोटल 17 जो है वो सेंटर? जो 17 है बिल्कुल। मतलब इसमें ये है कि अजीज़ाबाद है, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, सोल्जर बाजार है, मलिर सिटी है, डिफेंस है, डिफेंस थाना है, गजरी थाना है, साहिल थाना, इस तरह हमारे 16 सेंटर बने हुए हैं। सही। तो ये कम्युनिटी पुलिस जो है ये इसमें किस तरीके से कितने लोग शामिल होते हैं और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं लोगों की? क्या लाइक आप लोगों का जो एक स्केजुअल, एक रूटीन है कि वो क्या होती है कि किस तरीके से लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आप लोग काम करते हैं? देखिए इसमें ये होता है कि पहली बात ये है कि जो हम कमांड हम थाने लेवल पे लेके चलते हैं। सही। देखिए अगर आपको क्राइम खत्म करना है ना तो बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि थाने को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अच्छा। थाना स्ट्रॉन्ग होगा ना जी तो आपका क्राइम कम होगा। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग का जो रोल है वो यही है कि वहाँ की रहने वाली कम्युनिटी जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करें। सही। तो हमारा जो मॉडल है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ अजीज़ाबाद की जी। तो अजीज़ाबाद के रहने वाले ही उसके मेंबर हैं, नाज़माबाद से कोई मेंबर नहीं बन सकता। पहली बात। अच्छा। सही। नंबर 1 उसकी वजह सर? नहीं, उसकी वजह ये होती है ना कि उसको वही बेहतर समझ सकते हैं जिस इलाके में रहने वाला है। उससे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। सही। मुझे आप अगर आप DHA से उठा के आप मुझे बोले तो अजीज़ाबाद में आ जा तो मुझे तो पता नहीं कि ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं DHA में क्या कुछ है, कहाँ जाती है, कौन सी गली कहाँ जाती है। अगर अजीज़ाबाद वाले को मैं DHA लेके जाऊँ तो उसको नहीं पता कि वहाँ का क्या है। तो मकसद ये होता है कि वो इलाके का आदमी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब तक आप कराची शहर को यहाँ की कम्युनिटी ऑन नहीं करेगी तो शहर तरक्की नहीं करेगा। शहर तरक्की उस वक्त करेगा जब आप इस शहर की ओनरशिप लेंगे। सही। तो ये ओनरशिप लेने का सिर्फ ये होता है कि जब लोकल कम्युनिटी, अजीज़ाबाद की मिसाल दे रहा हूँ, नाज़माबाद की मिसाल दे रहा हूँ, किसी की भी मिसाल ले लें आप, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत कैमरे भी लगा रही है और दरख्त भी लगा रही है। तो उस एरिया को ऑन कर रही है ना, तो जब वो ऑन करेगी तो चीज़ें आगे चलेगी। चीज़ें आगे। और दूसरी बात क्या है
कि जिस तरह पुलिस का हमें बड़ा सपोर्ट ये है कि हम हर थाने के अंदर बैठे हुए हैं जी। हमारा दफ्तर को थाने के बाहर नहीं है, सही, थाने के अंदर है। मॉनिटरिंग कौन करेगी? पुलिस। पकड़ेगी कौन करेगी? पुलिस। सही। हमारा काम है कैमरा लगाना, हाँ, और कैमरे की मेंटेनेंस को देखना, कैमरे की मेंटेनेंस को देखना और उनको फैसिलिटेट करना। ये असल काम ये है। सही, जब जाके आप इसको क्राइम को आप कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद जो है वो डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमारे साथ सोनी सर मौजूद हैं और हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है बेसिकली जो ग्रीन कराची है वो भी इसी का पार्ट है। सर ये इसका क्या इनिशिएटिव है? इसमें आप लोग दरख्तों के हवाले से मतलब दरख्त लगाते हैं लोग, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी, इसमें देखिए, इसमें हमारा आइडिया ये है कि पहली बात है कि हमने ये प्लान किया है कि हम 5 फीट का दरख्त फ्री देते हैं। अच्छा। हाँ, 5 फीट का दरख्त, यानी पौधा नहीं, हाँ, 5 फीट का। उसको दरख्त को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 फीट का दरख्त होता है ना, जिस तरह एक जवान बच्चा होता है जी। पौधा तो एक 90%, यानी कोई भी शख्स आपके पास आएगा तो आप उसको 5 फीट का दरख्त जो है वो फ्री दे देंगे। 5 फीट का दरख्त, हाँ, उससे एक वादा लेते हैं कि पानी देगा और देखभाल करेगा। इसकी इसीलिए हमने क्या किया है कि जो दरख्त हम लगा रहे हैं, आप जितने भी बड़े एजुकेशन सेंटर्स हैं हमारे, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी है, IB है, आखन कॉलेज है, उर्दू साइंस कॉलेज, जितने भी, सब जगह हमने पिछले साल भी लगाए, इस साल भी लगा रहे हैं। उनके साथ हम एक MOU ड्राफ्ट करते हैं कि दरख्त तो हम आपको फ्री दे रहे हैं 5 फीट का, लेकिन पानी देना और देखभाल करना आपका काम है। सिर्फ लगा के छोड़ देना, तस्वीरें खिंचवाने वाला काम हमारा नहीं है। तो हम उस तरीके से करते हैं। सही। को सोसाइटी है जो हमने जब इस काम शुरू किया ना, हाँ, तो एक तो हमने पहला नंबर ये किया कि दरख्त कौन से लिए हैं? कराची के। सही। क्योंकि कराची का दरख्त इसको परवान चढ़ाएगा। जिस तरह मोरिंगा है, हाँ, मतलब गुलमोहर है, सुखचैन है, नीम है, ये सारे कराची के दरख्त हैं। दरख्त हम वही देते हैं, हाँ, कराची के। फिर वो देते हैं 5 फीट के हैं। सही। तो फिर जब वो उसको पानी देगा, उसकी देखभाल करेगा, तो 2 साल में तो आपका शहर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सही। तो जब आप देखिए ना, लियारी एक्सप्रेसवे के जो दरमियान का जो पोर्शन है, हाँ, हम इसमें 1 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं। 32,000 लगा चुके हैं। हाँ, तो मस्जिद हमारे इस साल भी 25-30,000 और लगाएंगे हम। हाँ, तो इसी तरीके से जितने एजुकेशन इदारे हैं उसको हम दे रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद हम कब्रिस्तान पे जा रहे हैं। सही। कब्रिस्तानों को दिए हमने। हाँ, फिर थर्ड में हमने उस पार्क को जिसको ओन कम्युनिटी कर रही है, हाँ, उसको हम दे रहे हैं। सही। लेकिन हम फुटपाथों पे, रोड पे खड़े होकर नहीं लगाते हैं। सही। हम एजुकेशन इदारों को फोकस करें, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, सबके साथ हमारा लास्ट टाइम भी MOU साइन था। इस साल फिर हम करने जा रहे हैं। अभी हमारा 23 को तुर्क कॉन्सुलेट जो है, उनका कौमी दिन है, उनके साथ हम दरख्त लगा रहे हैं। उनको हम तोहफे में दरख्त दे रहे हैं। वो तो हम उनको 8-9 फीट के दरख्त दे रहे हैं। सही। वो हम कर रहे हैं। फिर हमारा IBA के साथ है, वो 24 को है। हमारा आम शहरी किस तरह आपके साथ मिलकर काम कर सकता है? देखिए, आम शहरी जो है ना, या हमारे पास हमारा सोशल मीडिया पे कम्युनिटी पुलिसिंग में अपना के अब हमें ज्वाइन कर सकता है, नंबर 1। सही। लेकिन दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि आप ज्वाइन ना भी करें ना, आप सिर्फ 3 काम कर लें। इस शेयर को ओनरशिप लें। पहली तो बात है कि आप माइंड बनाएं कि इस शेयर की ओनरशिप है। सही। अच्छा, शेयर की ओनरशिप किस तरीके से ली जाती है? हम ये कहते हैं कि आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा दें। दरख्त कोई लाखों का नहीं आता है, हाँ, 200 रुपये का आता है जी। 5 फीट का दरख्त लें, 200 रुपये का आएगा जी। आप दरख्त लगाएं। हाँ, आप अपने घर का बाहर का हिस्सा साफ करें। सही। हम ये नहीं बोलते पूरे मोहल्ले में जाके झाड़ू मारें, नहीं। हाँ, जो घर का बाहर का हिस्सा वो साफ कर लें। सही। और एक 10-20 घर मिलके एक कैमरा लगा दें। सही। अगर आप 3 काम में से कोई काम कर नहीं रहे हैं तो फिर आप ये ना कहें ना कि शहर मेरा है। शहर की ओनरशिप लें। आप बोले यार मैं गाड़ी में घूमूं, टिश्यू पेपर उठा के बाहर फेंक दूं, तो शहर तो गंदा होगा। तो जिम्मेदारी कम्युनिटी को लेनी होती है। ये हुकूमत को क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो एक अलग बात है, उस पर तो हम जाए ना। पहले हम अपनी जिम्मेदारी को देखें कि हम अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी करते हैं। क्या मैंने अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाया? हाँ। मैं 10 दरख्त की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो एक दरख्त लगाया, अगर नहीं है आप हमें करें, हमारे यहाँ से आके दरख्त लेके जाएं। सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है, ये देखिए, ये होती है कम्युनिटी। ये कराची जो है ना, कराची देखिए, कराची शहर ये हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हाँ। इसकी देखभाल हम नहीं करनी होगी, ये कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। सही। अच्छा, तो अब ये बताएं कितने लोग आते हैं आपके पास और क्या पूछते हैं कि सर हम आपके साथ मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं? अब अगर कोई चाहता है कि जी वो कैमरा, सेफ सिटी कैमरा के हवाले से जो आपने लगाए हुए उसकी हवाले से काम करे आपके साथ, या उसके पास कोई और आइडिया है कराची को बेहतर बनाने का या कराची की डेवलपमेंट के लिए, तो आप लोग कोई और आइडिया भी जो है वो रखते हैं? हमने ना फोकस काम किए हैं। अच्छा, फोकस काम किए। 3 काम फोकस लिए हुए, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। हमारा स्लोगन यही है।
शहर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, शहर हमारा ग्रीन होना चाहिए और सिक्योर नेबरहुड होना चाहिए। तो अगर कहीं कोई वारदात होती है और जराइम होते हैं, लाइक जैसे फर्ज करें कि अब किसी शॉप में कोई चोरी या डकैती की वारदात हुई, तो ज़ाहिर है सबसे पहले आवाम का यही होता है कि डरते डरते और सारा कुछ सोच समझ के वो रिपोर्ट कर देते कि जी चोरी हो गई। कम्युनिटी पुलिस इस तरह की वारदातों में क्या अहम किरदार अदा कर सकती है? मैंने कहा ना, देखिए हमारा सिस्टम ये है कि एग्जिट और एंट्रेंस, जो आप स्लाइड में दिखा रहे हैं, कराची में जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं ना, इसके एग्जिट और एंट्रेंस, उसमें जो भी बंदा आएगा ये जाएगा वो हमारे कैमरे में जरूर आएगा। अच्छा, तो आपके टोटल कितने कैमरे हैं यहाँ? हमारे तो 1500 कैमरे हैं ना। 1500 कैमरे, लेकिन अभी हमारे तो सिर्फ 16 सेंटर हैं, 16 सेंटर्स हैं और 1500 कैमरे हैं। लेकिन कराची में 108 थाने हैं। देखिए कराची को समझने की जरूरत है। कराची में 108 थाने हैं। कराची के अंदर सिर्फ 35 थाने ऐसे हैं जो आपको पूरे शहर को डिस्टर्ब करते हैं। सही। कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट हाई प्रोफाइल क्राइम में जाते हैं। अच्छा, तो इसको इस तरीके से मॉनिटर किया जाता है ना। ये तो नहीं होता कि सुबह उठ कैमरा लगा दो यार। नहीं, पहले इसके मॉनिटरिंग करते हैं। तो अब तक कितनी वारदातों को आपने जो है वो पता लगाया, पता लगाया या उसके बाद पकड़े गए लोग? 300 से ज्यादा हाई प्रोफाइल केस जो है ना वो पकड़े गए हैं हमारे कैमरे की मदद से। अच्छा जी, मतलब है कि देखिए आज पुलिस अगर किसी आईजी के पास जाए ना या किसी भी पुलिस सीनियर अफसर के पास जाए ना, तो सीपीके का नाम इसलिए लेता, बोलता नहीं यार इसकी वजह से जो हमने बहुत सारे क्राइम, देखिए एक क्रिमिनल जब पकड़ा जाता है ना वो 200-300 वारदातें कर चुका होता है। सही। जब ग्राफ कैसे कम होगा? इसकी निशानी ये ग्राफ कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ काम हो रहा है। अगर ग्राफ कम नहीं हो रहा है इसका मतलब काम नहीं हो रहा, बातें हो रही है। सही। इसका पैमाना तो यही है ना। सही। तो वो पकड़े गए, जेलों में हैं और सबसे बड़ी बात आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्टेट क्रिमिनल है। सही। अब जो हम कर रहे हैं नई जिद्दत के साथ काम करने जा रहे हैं कि कैमरे के में हमें ये हुआ है कि जिस जगह कैमरे थे ना वहाँ वारदात नहीं हो रही है, अब कहीं और हो रही है। अब हमने क्या किया है कि पुलिस की जो मोबाइल हैं उसमें हम कैमरे लगा रहे हैं, ये कैमरे। अब उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है कि एक पुलिस की मोबाइल में ANPR कैमरा है जो बता रहा है 30 सेकंड में कि गाड़ी चोरी में कि नहीं है। 2 बुलेट कैमरे लगे हुए हैं, इसके अंदर एक पुलिस की ऐप है तलाश ऐप, वो है। आप अंगूठा लगाएं, पाकिस्तान में कहीं भी से वारदात कोई बता देगा ये वारदात कहाँ करता था। और कैमरे देख रहे हैं, यानी मोबाइल का तो मूव होती है ना। जी। उसका तो रूट नहीं है। वो कहीं भी मूव हो सकती है। कहीं भी मूव हो सकती है। तो वो हमारा प्लान ये है कि पहले फेज में 50 मोबाइलें जो है, अभी हमने 15 से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जो चल रही है। तो अब तक कितनी मोबाइलों में 15 हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 15 स्टार्ट किए हमने। अच्छा, एडिशनल 15 पुलिस मोबाइल्स में कैमरे लगा चुके हैं हम। इसमें जावेद ओडो साहब ने इसकी ओपनिंग की है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज की है कि जिस तरह अच्छा फीडबैक है, अच्छा सारा कुछ। देखिए असल में बात होता क्या है कि पुलिस को एक्सेप्ट भी करने जाए ना। अब देखिए सिस्टम है ना पूरा कि वो ऊपर कैमरे चल रहे हैं, नीचे लैपटॉप लगा हुआ है, वो देख रहा है, कर रहा है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमने पायलट प्रोजेक्ट में रखा हुआ है इसको कि वो थोड़ी गलतियां होती है, कभी भाई कैमरा थोड़ा टेढ़ा क्यों हो गया भाई, हालांकि इतना लोहे के जंगले के साथ बांध के रखा होता है। तो पुलिस को भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है ना, वो उसको फिर हम पढ़ा लिखा लड़का बोलते बिठाएं। अच्छा, पुलिस आपको कहती है कि पढ़ा लिखा? हम बोलते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा। एक पढ़ा लिखा पुलिस अफसर अगर नहीं बैठा होगा मोबाइल में तो लैपटॉप क्या जानेगा? तो अभी तक आप मतलब पुलिस की जो मोबाइल में जो लोग बैठे हैं वो अभी तक ये कैमरास चलाना नहीं सीखे? नहीं, मैंने कहा लैपटॉप चलाना, कैमरे पे क्या है, मैंने क्या कहा कि ये सारा ट्रेनिंग प्रोसेस है ना। ये अभी स्टार्ट किया हमें 2 हफ्ते हुआ है। तो लेकिन आपको जो मोबाइल में नजर आएगी ना कैमरे वाली, तो वो हमारे ही लगे हुए कैमरे हैं। सही। अब वो क्या है कि जिस तरह ये हमारी टीम तैयार हो जाएगी, मतलब उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको प्रोसेस में लेके आना सामने है ना। बिल्कुल, लैपटॉप को किस तरीके से, लैपटॉप पे आ रही है गाड़ी। अब वो 1000-1200 नोकिया पहले वाले मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसको तो हम ये कह रहे हैं कि जो IT का हो, 30-32 साल का लड़का हो जो पढ़ा लिखा होगा, उसको पुलिस मोबाइल में बिठाएं। उसको पुलिस मोबाइल में अफसर में बिठाएं ताकि वो लैपटॉप को देखे ना। लैपटॉप को देख सके कि अच्छा ये गाड़ी आ रही है, इसको किस रोकना है, पीछे फोर्स उसको बोले। तो क्या रिस्पांस रहा फिर उन्होंने? मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करने में किसी भी चीज़ को, देखिए जैसे हम थाने में गए ना तो देखिए IG साहब है, एडिशनल IG साहब, सारे SSP तो सीरियस हैं। नीचे लेवल पे अभी हमें इश्यूज आते हैं ना। सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नहीं आते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह करे जिस तरीके से आप लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है और वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े और उसका आपको फ़ायदा भी हो। बहुत शुक्रिया। मुराद सोनी साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर शेफ़ हमें ज्वाइन करेंगी और आज हमने आपको रेसिपीज़ नहीं बतानी है, आज हमने आपको ये बताना है कि अगर खाने में कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपको लगे कि जी नमक तेज़ है तो क्या करें, या इसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं और खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप कैसे चेक करेंगे कि खाना बासी है या फ्रेश है या फिर वो मुज़र सेहत नहीं है। इस पर होगी बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो जनाब आज हम बात करेंगे उन खानों की या उन ख्वाबों की जो कि यूजुअली वीकेंड पर आप खाना जाते हैं, बाहर भी जाते हैं और आम दिनों में भी जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर जो है ये एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जा रहे होते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि जी अच्छा खाना खाया जाए, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अब आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं और ऑब्वियसली आपको खाने की खुशबू भी आ रही है जिससे आपको लगता है कि खाना बड़ा फ्रेश है, लेकिन आप वो खाना खाते हैं, फिर जब आप वापस आते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको पता चलता है आपको फूड पॉइजन हो गया, फिर आप सोचते कि अच्छा जी फलां रेस्टोरेंट में खाना खाया था। मगर रेस्टोरेंट में जाने से पहले, खाना खाने से पहले कैसे पता चलेगा जब आप उसको बाइट लेंगे कि जी ये खाना बासी है, ये खाना मुज़र सेहत है, ये जो है वो टॉक्सिक है, ये आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये जानने के लिए आज हमने बुलाया हमारी शेफ़ शमा को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं शमा आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ। सही। शमा ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि खाना बासी है, मुज़र सेहत है और खाने में ये जो है ना वो प्रॉब्लम है? बिल्कुल पता चल जाता है, खाने की स्मेल चेंज हुई हुई होती है, उसका कलर चेंज हुआ होता है, उसका टेस्ट चेंज हुआ होता है। सही। हाँ, अगर आपको पहली बाइट में पता चल जाता है खाने का टेस्ट, लेकिन लोग समटाइम्स ये भी तो समझते हैं ना कि चले जी अभी तो पहली बाइट है और अगर कलर चेंज हुआ है या टेस्ट चेंज हुआ है तो हम किसी और रेस्टोरेंट पर हैं। लोग रेस्टोरेंट में जाते हुए ना ये सोचते हैं कि हर रेस्टोरेंट का एक मुख्तलिफ जायका होता है, ठीक है एक बाइट ली, दूसरी बाइट ली, अभी चेंज हो जाएगा या बेहतर लगेगा। उस चक्कर में जो उस खाने के अंदर अगर कोई वो खाना बासी है या मुज़र सेहत है तो वो लोग जज नहीं कर पाते। एक शेफ़ बीइंग अ शेफ़ आप किस तरह से आप जज कर लेती हैं खाने को, किस तरीके से आप लोगों को बताएंगी? क्योंकि स्मेल इज़ जस्ट लाइक चले वो तो ठीक है, एवरीबडी नोज़, बट बहुत सारे लोग स्मेल में भी जो है ना वो इतना वो नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा चले अभी हो सकता है बर्तन की वजह से ना आ रही हो या हमने कोई रेस्टोरेंट चेंज किया हो इस वजह से ना आ रही हो, कहते हैं जी चमचा धो के ला दें या आप थोड़ी प्लेट इस तरह से कर लें या आप ये एक सालन जो है हटा दें, दूसरा वाला ले लें। बट ओवरऑल कैसे जज करें? ओवरऑल ऐसे ही जज करेंगे कि जब आपके पास खाना आता है किसी भी रेस्टोरेंट का, आपके सामने रखा जाता है, आप उसको कम से कम ये कि थोड़ा सा स्मेल कर लीजिए, ठीक है ना? और वैसे भी पता चल जाता है स्मेल करने से। सही। टेस्ट करें उसको, टेस्ट करने से ये कि आप कम से कम बुला के पूछें तो सही कि ये खाना बासी तो नहीं है, आपने कब का ये रखा हुआ। अगर बासी सालन है तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या उसका कलर येलो हो रहा होगा या वो जमा हुआ होगा? या अगर कोई डिश आई है तो वो चावल जो है वो आपस में चिपक रहे होंगे, अगर वो पुराने बासी चावल उन्होंने आपको दिए होंगे, सर्व किए होंगे। अच्छा, सही। बिल्कुल। जैसे बिरयानी आती है, बिरयानी अक्सर मैंने खुद 4 स्टार 5 स्टार होटल में खाना खाया हुआ, ज़ाहिर सी बात है हम बनाते भी रहे हैं, तो बाकायदा खानों में से तार आ रहा होता है, इतना गंदा खाना भी सर्व किया जाता है आपको वहाँ पे अक्सर। सही, मतलब तो उसमें तार सा वो पता है चिपक जाते हैं चावल, बासी चावल होते हैं, पता नहीं कब की सर्विंग रखी हुई होती है आपके पास फ्रिज में, उन्हीं को गर्म कर करके दिए चले जा रहे होते हैं, नई चीजें बनाते नहीं है, तो फिर वो इस तरीके की चीजें होती हैं। मैंने जब भी किसी 5 स्टार होटल में खाना खाया मुझे फूड पॉइजन लाजमी हुआ है। अच्छा ये तो आप जो है ना वो बड़ी बात कर रही है। मतलब उसमें क्या क्या डालते हैं वो लोग? बासी खाना सर्व कर देते हैं 5 स्टार वाले। बल्क क्वांटिटी में चीजें बन रही होती हैं, उस वक्त नहीं इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि कितनी चीजें बन रही हैं, कितनी। देखिए हमारे यहाँ जब रेस्टोरेंट पे या होटल इंडस्ट्री में हम लोग जब जाते हैं, काम करते हैं, इंटर्नशिप वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं या जॉब्स कर रहे होते हैं, तो हमें जो है रेफ्रिजरेटर को एक पूरा तरह सेटल करने का तरीका सिखाया जाता है। सही। मतलब कि बताया जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमने कब रखी है, उस पर बाकायदा डेट मेंशन की जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, जिस दिन आपने उसको फ्रिज में रखा और जिस दिन आप उसकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले आपने निकाल के उसको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अक्सर जगहों पे उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हाइजीन, फूड सेफ्टी, ये सब चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है हम लोगों को। लेकिन अक्सर जो हमारे जो होटल इंडस्ट्री में लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है ना? उनके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनको कुछ नहीं पता होता, उनको आप रैंडम कहीं से भी उठा के जो है वो आप ले आते हो होटल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो कम सैलरीज पे आपको अवेलेबल होती है, वो जो लेबर होती है। हम लोग जो क्वालिफाइड शेफ है, ज़ाहिर हम मुंह मांगी उनसे सैलरीज मांगते हैं, तो उसके पर जो है वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो उन लोगों को जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो कि बहुत उनको कुछ नहीं पता। तो अगर आप बासी बिरयानी खा रहे हैं या बासी खाना खा रहे हैं तो फिर आपको कैसे जो है ना वो पता चलेगा? चावल चिपके हुए होते हैं उसमें, बिल्कुल पानी छोड़ा हुआ तो उन्होंने। आप अगर मीठा मंगाएंगे तो उसका भी पानी बिल्कुल अलग हुआ होता है। सही। तो उन चीज़ों से पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है उसका थोड़ी सी खटास आ जाती है दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर, और मतलब कि मिठाइयाँ अगर आपके सामने आई हैं उसमें हल्का सा खट्टापन आपको फील होगा, कहीं आपको कड़वापन हल्का सा फील होगा, मतलब इस तरह की वो चीज़ें बता देती हैं कि हम
जो एक्सपायरी डेट हमारी गुजर चुकी है। सही। अच्छा, ताज़ा मछली खरीदने से पहले क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए? लोग कैसे पहचाने कि ये मछली फ्रेश है? आप जब मछली खरीदने के लिए जाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि फ्रेश जहाँ पे मार्केट में आती है मछली बिकने के लिए वहीं पे जाएं। हाँ। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि गोश्त, चिकन, मछली जो भी खरीदें वो आपका जानने वाला पुराना हो दुकानदार। हाँ। तो उसी से खरीदें, किसी नई जगह पे जाके नहीं खरीदें। खासतौर पे इस तरह के जो सुपरमार्केट जहाँ पे वो फ्रोजन बर्फ के बने हुए होते हैं वहाँ पे जो रखी हुई होती हैं चीज़ें, उनसे तो बिल्कुल ले लें, वो पता नहीं महीनों से चल रही होती है। सही है। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं भाई ये जो जानने वाले होते हैं ना यही तो धोखा देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे। ये नहीं, बात नहीं, तो नहीं, बिल्कुल वो नहीं धोखा देते। अच्छा, वो नहीं धोखा, तो बाबा daily वो basis- धोखा नहीं देते भाई। डेली बेसिस पे उनकी चीजें बिक रही होती है तो आपको पता होता है। जैसे मेरा एक मीट वाला है, मैं उसी से मीट लेती हूँ, मेरी अम्मी भी उसी से लेती थी, तो मतलब हमारे सालों से हमारा उसी से मीट आ रहा है। अच्छा अच्छा। अब मछली लेने आप जाएंगे, मछली को थोड़ा सा प्रेस करें, अगर तो वो वापस गोश्त जो है ऊपर आ गया आपका, हाँ, तो हाँ। मछली का तो वो तो उसका मतलब फ्रेश है। अगर वो दब गया वहीं से तो वो बासी होगी। उसके बाद उसकी गलफड़ों के पास जो है वो जो खून निकल रहा होता है वो बिल्कुल काला जमा हुआ अगर हुआ तो वो बासी मछली है। हाँ। उसमें से स्मेल भी आ रही होगी। उसकी आंख को अगर आप और देखें तो अगर वो धुंधली हुई आंख है तो उसका मतलब वो बासी मछली है। वो फ्रेश आंख जो होती है मछली की वो धुंधली अच्छा, नहीं होती यानी है। फ्रेश मछली जो हाँ। होगी उसकी क्या जो है ना वो निशानियाँ होंगी, या क्या कह सकते हैं खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रख सकते हैं? उसकी आंखें क्या होंगी? उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड सी हो गई होंगी अगर वो बासी मछली है तो। अच्छा, ठीक है। आंखों में ब्लड होगा? बिल्कुल। अच्छा। और उसकी जो ब्लड नहीं, ब्लर होगी, बिल्कुल ब्लर धुंधली सी। होंगी। हाँ, अच्छा, ब्लर ब्लर होंगी होंगी, उसकी सही। आंखें। हाँ। और उसके जो गलफड़े होंगे ना उस पे खून जम के बिल्कुल काला हो चुका होगा, बिल्कुल नीला नीला सा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये बहुत पुरानी मछली है। पुरानी मछली है, और सही। उससे स्मेल भी आ रही होगी। और फ्रेश मछली की क्या पहचान? फ्रेश मछली का अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो उसका गोश्त बिल्कुल आपको जो है सख्त फील होगा, मतलब नरम नहीं होगा। उंगली मारेंगे आप तो वो गट जो है वो गोश्त ऊपर फौरन आ जाएगा। ठीक है ना? सही। आप उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखें, अगर गोश्त वापस ऊपर आ जाता है तो वो फ्रेश मछली है। सही। और अगर आपकी उंगली वहीं स्टिफ हो जाती है तो वो मछली फिर वो ताज़ी बासी नहीं है मछली है। और उसको आप कट करवाएंगे तो उसका जो गोश्त होगा फ्रेश मछली का वो पिंक कलर का होगा। ठीक है ना? और अगर आप बासी मछली कटवा रहे हैं तो उसके गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका होगा और जाहिर सी बात है स्मेल तो उसमें से आ ही रही होगी। स्मेल उसमें से आ रही होगी। चलिए जी, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे हैं और आज ये सारी बातें जो है वो हमें पता चल रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि ना शमा, अब लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में ये बहुत कॉमन सवाल है कि नमक तेज़ हो जाए तो क्या करें। ये एक सवाल। दूसरा, पाए नहीं गल रहे, ठीक है, और निहारी में जो निहारी का जो लेस है वो बहुत गाढ़ा हो जा रहा है, तो क्या उसकी जो है ना वो ट्रिक्स होती हैं कि उसको बेहतर किया जा सके? देखिए, नमक अगर तेज़ हो जाता है तो वो तो एक हमारा नॉर्मली सबको पता है कि आटे का एक सादा सा पेड़ा बनाएं आप। हाँ। और उसके अंदर रख के और आप आधा 10 मिनट के करिए उसको सालन को छोड़ दीजिए ना, चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रख के। हाँ। वो सारा नमक जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा आटे का पेड़ा। आप उसको निकाल दें, रिमूव कर दें। हाँ। खासतौर पर गोश्त की डिशेज के अंदर। ठीक है ना? अगर आप सब्जी बना रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें आप ग्रेवी डाल सकते हैं तो आप टमाटर के पेस्ट बनाएं, वो उसमें डाल दें, उसको भून लें अच्छी तरह से और वो आपका नमक जो है नॉर्मल हो जाएगा। सही। अच्छा जी, पाए नहीं गल रहे, अब ये पाए बताएं। नहीं गल रहे, पाए नहीं गल रहे तो आप उनको या तो टाइम दें थोड़ा सा, अगर नहीं है आपके पास टाइम तो आप प्रेशर कुकर में बनाएं। अगर उस पर भी टाइम नहीं हो रहा, नहीं गल रहे हैं, तो फिर आप एक छालिया की जो छालिया होती है, सुपारी छालिया जो होती है, उसकी एक डली लेकर और वो उसमें डाल दीजिए, उससे ये पाए बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, मतलब वो पाए नहीं गल रहे तो सुपारी छालिया आप हाँ, वो एक छालिया डालते हैं आप, जो पान की छालिया होती है वो डाल दें उसके अंदर तो वो पाए गल जाएंगे। सही। और खिलाने की निहारी वाला लेस जो मैंने, निहारी का लेस गाढ़ा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, क्योंकि ये आटे की वजह लेकिन फिर वो कच्चा कच्चा हो जाता है ना शमा। हाँ, बिल्कुल। उसको पानी को थोड़ा सा बॉईल करें ना, बॉईल करके फिर आप उसके अंदर शामिल करें तो वो ये कि वो नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में। और जब उसको आप उसमें आटा डालते हैं उसको पकाने के लिए तो आटे को भी थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद उसको पानी में आप हल करें और फिर उसके बाद डाल के, और उससे पहले ना उसको जो जितना भी ऑयल होता है ना वो ऊपर से निकाल लें, क्योंकि जब आप उसमें आटा शामिल करेंगे पकेगा तो वो ऑयल जो वो खत्म हो जाएगा उसमें से। हाँ। तो ऑयल आप जाहिर से पता है निहारी ऑयल के बगैर तो अच्छी नहीं लगती। हाँ। प्रेजेंटेशन के वक्त तो वो ऑयल जो आप बाद में प्रेजेंटेशन के वक्त डालें जो आपने पहले निकाल लिया होगा। सही। इस तरह से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। शेफ शमा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थी। और देखें, वीकेंड क्योंकि अब आने वाला है, कल सैटरडे है और आज फ्राइडे है, और आज भी बहुत सारे लोगों को जो है ना वो वीकेंड ही लग रहा होता है क्योंकि फ्राइडे के बाद फिर एक हाफ डे जो है वो कंसिडर होता है ओवरऑल। तो आप ये सारी ट्रिक्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और सेशन है और बहुत यूज़फुल सेशन है जिसमें ज़रूर आपके सवालात जो हैं वो हम शामिल करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। तो अब हम कुछ बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं सदक़े के हवाले से पूछ रहे होते हैं और वो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमें भेज रहे होते हैं कि भाई सदका किस तरह देना चाहिए, सदका पैसों का देना चाहिए, या इस सिलसिले में मज़ीद गाइडेंस क्या होती है। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है मुफ्ती नवाब नफीस कुदूसी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान। सही। अच्छा, और उनके साथ बड़ी प्यारी सी हमारे साथ जो है वो नातखा मौजूद है और इनका नाम है फ़ायज़ा कामरान। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए जी, अब हम अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं और इस सेशन में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब, पहले तो ये बताइएगा कि लोग सदक़े के हवाले से बहुत सारे जो है वो सवालात कर रहे होते हैं और जो सवाल हैं इस वक्त मेरे पास उनमें ये है कि क्या सदका सिर्फ पैसों से ही दिया जा सकता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आतुज़ ज़कात। जी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वल हबीबुल अज़ीज़ तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। देखें, सदक़ात की दो सूरतें। जी। एक सदक़ात वाजिबा है और एक सदक़ात नाफिला है। अच्छा। सदक़ात वाजिबा के अंदर जैसे ज़कात है, फ़ितरा है, जी, माल पे देना है 1 साल गुज़रने के बाद। अच्छा। 2.5% वो देना हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। वो सही। वो किसी भी सूरत में वहाँ ना नहीं, उसको देना देना अदा करना है करना। सही। और वो उसकी मक़दार है 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, या इतनी मक़दार जो 1 साल तक रुकी रहे जी, उस पर से 1 साल यानी गुज़र जाए जी, उस पर देना है। अच्छा। एक है सदका नाफिला, जी, उसको कहते हैं इन्फाल। अच्छा, सही। इन्फाल फ़ी सबीलिल्लाह। इन्फाल के माना होते हैं खर्च करना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। जी। उसी को सदका कह लें, उसी को लोगों की वेलफेयर कह लें, उसी के लोगों की हाजतें पूरी करना कह लें। हाँ। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। सही। वक्त के ऊपर आप देखें कि आपको इस्तिताअत आपकी है, आपके पास है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, कर दीजिए आप। अगर आप साहिब निसाब हैं तो फिर तो बढ़ चढ़ के कीजिए आप। सही। साहिब निसाब भी नहीं है, अगर आपके पास इतनी इस्तिताअत है कि जैसे यसअलूना का माज़ा यनफ़िक़ून, जी, कितना दिया जाए, जी, कुलिल अफ़, जवाब आया उसका जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसे 2 रोटी हैं, आपने एक खा लिया, एक बच गई, एक रोटी दे दें किसी को। सही। यानी वहाँ पर ये उसका लिमिट नहीं है। हाँ। कि आप पैसे दें, कपड़े की सूरत में दे दें, खाने की सूरत में दे दें, अशिया की सूरत में दे दें। सही, बिल्कुल। हाँ। तो ये जो देना है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वेलफेयर है ये। अब जैसे ज़कात का है, वो तो देखिए उसका इस्लाम के अंदर किसी चीज़ पर इतनी ज़ोर नहीं दी गई है जितने ज़कात में 82 टाइम ज़कात के ऊपर बात की गई है। हाँ। देने का, ताकि लोगों की गुर्बत ख़त्म हो। ये मुस्लिम्स का यानी मुसलमानों का वेलफेयर का यानी ये टैक्स है, कुदरती टैक्स है। हाँ। ज़कात, नमाज अल्लाह का हक़ है, ज़कात इंसानों के लिए। हाँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह मुतय्यन किया कि किसी सूरत में इंसान मुफलिसी से बचे, गुर्बत से बचे, गुर्बत की लकीर से बच जाए, ताकि उसका गुजारा हो सके, गुज़र बसर हो सके। यकीनन इंसान है, उसके साथ ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी में जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी, खाना पीना, अशिया और अपनी फैमिली की वेलफेयर है, देखना है, भालना है अपने इसके अंदर। तो इसमें जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला जो मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कि इन्फाल फ़ी सबीलिल्लाह, इसका अजर बहुत है। देखिए इसमें पाबंदी नहीं है देने की। सही।
ये नफल इबादत है, जी। देने की पाबंदी नहीं है। हाँ। और उसमें भी आप देख रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, मैं लोगों को दे सकता हूँ, 2 4 5 आदमी को दे सकता हूँ। हाँ। जो आप दे रहे हैं नफल इबादत, हाँ। क्योंकि नफल इबादत वो इबादत है जिससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। सही। फ़र्ज से नहीं होगा, फ़र्ज तो आपको करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है जी। लेकिन मैं और आप दोनों के अंदर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है या मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है, आपके पास इतना वक्त है कि आप फ़राइज़ से सुबुकदोश होकर, फ़राइज़ से बाकायदा फारिग होकर हाँ। अपने बचे हुए वक्त में अल्लाह को याद कर रहे हैं, या कह लीजिए आप इसका नफल इबादत कर रहे हैं, वो ज़्यादा आपका अजर और सवाब का बाइस है। उसी से अल्लाह का आपको तक़र्रुब यानी क़ुर्ब नसीब होगा। सही। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो नात ख़्वाह भी मौजूद है हमारी, तो मैं चाहूँगी कि फ़ायज़ा आप हमें जो है वो नात सुनाइए इसी माइक में। जी जी। सुभान अल्लाह। और बहुत आपने माशाल्लाह से अच्छी और बहुत खूबसूरत नात पढ़ी। अच्छा मुफ्ती साहब, सदक़े के हवाले से क्योंकि कई सारे सवालात हैं, तो इनमें 2-3 सवाल जो हैं वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ ताकि आप इसका बाकायदा तौर पर जवाब दे दें। क्या जानवरों को दाना डालना भी सदका में शुमार होता है? और सदका जो है बीमार होने पर सदका देना किस हद तक शरीयत में साबित है, किस हद तक जो है वो सदका दिया जाता है? और फिर सदका फ़ितर और सदक़े में जो है आम सदक़े में वो क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले तो क्या जानवरों को दाना डालना भी, जो कहते हैं ना कि आप जानवरों को दाना डाल दें या फिर आप ये इस तरह की कोई काम करें, तो वो भी सदक़े में शुमार होता है? देखिए बीबी, जहाँ तक ताल्लुक़, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया आपसे कि एक वाजिबा, सदक़ात वाजिबा, सदक़ात वाजिबा में तो पाबंदी आपको हर हालत में देना है। जैसे फितर जिसलिए आपने जी जी, वो तो एक है, फितर, हाँ। वो तो पाबंदी है। जी जी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है किसके अंदर, जानवर में, जैसे कबूतर हैं, चिड़िए हैं, जी, उनके लिए आपने पानी भर के रख दिया घर की छत पर, कुंडे में उसका बाजरा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये बेज़बान जानवर है, इनको अगर आप दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। भाई बहुत सारे लोग जाते हैं ना कबूतरों को वो डाल रहे होते, दाने डाल रहे होते, या कोई चीज़ आपने देखा होगा बहुत सारी चिड़िया, तो वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी फिर इससे आपके रिस्क में बेहतरी आएगी या ये बड़ा अच्छा इकदाम है, तो इस हवाले से मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसा जला देता है, भस्म कर देता है, जिस तरह यानी बुझा देता है, गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह आग को पानी बुझा देता है। लिहाजा सदका जो है, जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व इकराम है बंदे पर कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाता है उस बंदे से, खुश हो जाता है बंदे को कि ये बंदा कुछ दे रहा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कानून है उसके, कुछ दे के आज़माता है या लेके आज़माता है। तो ये देखता है कि देखें ये कितना सब्र करता है लेकर। आज़माने का मफ़हूम क्या है कि मैंने सारी चीज़ छीन ली, अब देखता हूँ मैं कि कितना कह लीजिए कि ये साबिर और शाकिर है कि इसकी ज़बान पर कोई शिकवा तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये सब्र का उसका पैमाना है। एक ये है कि दे के आज़माता है कि मैं इस बंदे को दे रहा हूँ, ये देखूँ कि आगे दे रहा या नहीं दे रहा। तो जो बंदा जब देता है किसी अल्लाह की राह में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देता है। अल-गिना गिना नफ्स, उसका जो वो है गिना जो है, सखावत दिल से है, माल से नहीं है। अगर माल से होती तो भी बहुत सारे माल वाले देना शुरू हो जाते। सखावत का ताल्लुक दिल से है। तो लिहाजा ये अजर और सवाब के बाइस है। हाँ। इस किस्म की सदक़ात, जैसे बीमार है उसके लिए अगर आप सदका दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है। लेकिन बीमार के लिए एक नुस्खा और बता दूं मैं कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, पानी पर दम करे, बीमार पर दम करे, और कोई दवाएं खा रहा है उस पर दम करे, इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा होगी, बेहतर है। लिहाजा इसी तरह करता रहे। और अगर सदका दे रहा है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, सुभान अल्लाह, कोई मना नहीं है। ये नफल, इसका नफली सदक़ात हैं। जी जी, इसमें अजर व सवाब बाहर न हर हालत में मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा मुफ्ती साहब, किसी की इस पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो सदका दे सके। अब होता है ना कि कोई बीमार है या घर में कोई हादसा हो गया, तो लोग आकर कहते हैं कि भाई आप सदका दें तो इससे जो है वो बहुत बेहतरी हो जाएगी। अब किसी की इस्तिताअत नहीं है, उसका इतना रोज़गार नहीं है, वो सदका नहीं दे सकता, तो वो क्या करे फिर? सदका नहीं दे सकता तो कुछ ज़िक्रुल्लाह कर सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि सूरह फातिहा पढ़ लिया, हाँ,
ठीक है, अल्लाह अल्लाह कर लिया, तो ये जो करना है, या नेक बात किसी को बता दे ये भी सदका है, अखलाक से पेश आ जाए ये भी सदका है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा। सही, लिहाजा ये भी सब सदकात में शुमार है। कुछ भी ना कर सके, नेकी का हुक्म उसका कह लीजिए कि लोगों को दर्स दे दे, कोई नेक बात बता दे, सदका है। सही। किसी को सीधी राह बता दे ये भी सदका है। सही। किसी से मोहब्बत से पेश आ जाए ये भी सदका है, अगर कुछ माल और मता नहीं है। और अगर माल और मता है तो सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, फिर कोई मना ही नहीं है उसके लिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या काले बकरे के अलावा किसी और चीज़ का भी सदका जो देना है वो इतना ही मुयस्सर है? मतलब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जी काले बकरे का सदका दें, बहुत जगहों पर ये कहा जा रहा होता है कि अच्छा जी आप देख लें, अगर आपको कोई सफ़ेद बकरा मिल जाता है तो वो आप देख लें, तो किस तरीके से जो है ये सब अवहाम परस्ती है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। अगर आपको खून बहा करना है, कोई चीज़ ज़बह करके, जैसे आप गोश्त गुरबा में तकसीम करते हैं, करना चाह रहे हैं, सदका देना चाह रहे हैं, वहाँ काले पीले का कोई सवाल नहीं है, कोई सभी में करते हैं। अच्छा, सही, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये बेचारों को लैक ऑफ नॉलेज। जी, बिल्कुल इस तरह कह लीजिए चला आ रहा है साहब, यूँ हो जाएगा, ये सब ये लैक ऑफ नॉलेज है, इसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं। अंडे का सदका दिया जा सकता है? अंडे का सदका उतार के देते हैं, या कहते हैं अंडे का सदका दे सकते हैं? देखिए, ये उतारना इसका साबित नहीं है, हमने कहीं से नहीं देखा, आज तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा कि साहब अंडे का सदका दे रहे हैं। नज़र भी उतरती है ना उससे कि जी अंडे से या नींबू से नज़र भी उतार रहे होते हैं। नज़र अगर किसी को उतारना है, बेहतरीन तरीका ये है कि वो 11 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर इसका कह लीजिए कि 11 मरतबा पढ़े, और 11 मरतबा सूरह लहब पढ़कर दम कर दे, कैसा भी नज़र होगी कट जाएगी 1 सेकंड में। अच्छा, सही। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मुफ्ती साहब ने हमें नज़र उतारने का तरीका भी बताया है। और बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब मिर्चों से नज़र उतार रहे होते हैं। और देखिए बीवी, यहाँ तक जब ताल्लुक़ आएगा तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी को मिर्चों से उतारने से फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए कि इस्लाम जो है इंसान की भलाई और खैर का दर्स देता है, खैर चाहता है। अगर उससे उसकी खैर भलाई हो रही है तो कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतरीन तरीका यह है, देखिए 2 चीज़ें हैं, कुरान और हदीस से जो साबित है वो मुस्तनद है, मोतमद है, और वो हरफ आखिर है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी अपनी अज़ख़ुद करदा है, उसके अंदर आप पर कोई वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि आप कोई ऐसे अल्फाज उर्दू के अंदर ना बोलें कि मालूम हो रहा है वो किसी जादुई या किसी भी किस्म का गैर इस्लामी चीज़ का तर्जमा हो, तो इससे बेहतर है आप क्यों नहीं भाई उसका वो पढ़ लेते हैं, कि उसका कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ लेते हैं, या कह लीजिए हदीस पाक से कोई दुआ नहीं पढ़ लेते हैं। यही मुस्तनद है, मोतमर है, मोतबद है। सही। लिहाजा आप बचें गुनाह से। आपको फातिहा पढ़ना है, सूरह शिफा शरीफ बग़ैर सोचे समझे साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बाकायदा किसी के सर पे दम कर दिया सूरह फातिहा पढ़कर, तो मालूम हुआ फ़ौरन सही हो गया। अब बताइए आप, सूरह फातिहा सूरह शिफा शरीफ है, सूरह नूर है, तो ऐसी चीज़ों से करिए ना, उल्टी सीधी चीज़ों से जिसका कोई सर पैर नहीं है उससे आदमी कर रहा है, तो उससे बचे, अवॉइड करे उसे। ज़्यादा बेहतर है कुरान और हदीस से बात पढ़ी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद जो है वो सवालात हमारे शो का हिस्सा बनाएंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी आपके सवालात हैं सदक़े से रिलेटेड या कोई और भी आपके जहनों में सवालात हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती साहब से यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब भी दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि सदका किस तरीके से दिया जा सकता है और अगर नज़र लग जाए तो उसका क्या हल है। अच्छा मुफ्ती साहब, सदक़े में सबसे अफजल अमल जो है वो क्या है? यानी अगर आप सदका दे रहे हैं तो सबसे बेहतरीन सदका जो है वो क्या होता है जो आप सदका दे सकते हैं? सबसे बेहतरीन नीयत नाम है दिल के इरादे का, दिल की गहराइयों के साथ जी अल्लाह के हुजूर किसी चीज़ को पेश कर दे कि बारे इलाहा ये मेरी इस्तिताअत है, मैं पेश कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझ पर फजल फरमा दे, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। सही। अल्लाह का फजल मांगे बंदा, वो सारी चीज़ों का अहाता करता है। सही। कोई चीज़ फिर नहीं रहती। ठीक। ये दे दे, बंगला दे दे, मकान दे दे, फलां दे दे, गाड़ी दे दे, ये करते, इससे अल्लाह तबारक व तआला का जब फजल होगा
जी, बंदा हर वहाँ से कामयाब। सही। दिल की गहराइयों से अपने रब के हुजूर जी, बाकायदा इखलास पर मबनी जो भी सही। काम किया जाए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दिल की गहराइयों से। सही। अच्छा, लोग जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं या उनके ऊपर कोई मुसीबत होती है तभी वो सदका देते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है जी अब ये घर में बीमारी है या परेशानी है। वैसे अगर कोई सदका देना अपनी आदत बना ले तो वो किस तरीके से सदका दे सकता है कि वो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, किस तरह से वो सदका दे सकता है? वो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, ये ज़्यादा जिस तरह आपने फरमाया कि साहब उसको कोई बज़ाहिर कोई हाजत नहीं है, जी, फिर भी देना है, फिर भी दे रहा है जी, फिर भी अगर देना है हाँ, तो यकीनन बहुत अच्छी बात है, सही। बहुत उम्दा बात है। किसी गरीब की मदद करे, हाँ, ठीक है, किसी को राशन डलवा दे, किसी का कुछ कर दे, ये सारी चीज़ें कर दे और नीयत खैर की रखे कि अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर मुझे अता फरमा, मुझे सवाब अता फरमा। सवाब बमाना बदला, सही, हर नेक काम का बदला है। सही, कुरान मजीद पढ़ेंगे बदला है, सही, अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा, उसका बदला अता फरमाएगा। तो जितनी खुलूस नीयत के साथ, जितनी इखलास के साथ नीयत के साथ सदका दिया जाए या कुछ किया जाए ये काम, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही आपको अजर व सवाब अता फरमाता है। ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि आप कितना आप में खुलूस है और कितना आप खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए। तो लिहाजा जाहिर है कि आपका माशरा उसके अंदर गुरबा हैं, गरीब हैं, उनकी मदद कीजिए। अल्लाह पर किस नीयत कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला करम फला है तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर से आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी कभी किसी के साथ कोई हादसा पेश आए जी और वो सदका देने वाला है तो वो ये सोच ले कि मैं ये सदका जो दे रहा था उसकी वजह से ये इतनी पर ही मेरी इसका ये हो गई है इंतहा। जी जी, अगर ये नहीं देता तो शायद इससे बढ़कर भी मैं मुसीबत का शिकार हो सकता था। सही। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे शो पर आए, फ़ायज़ा हमारे शो पर आई और शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है और कोशिश यही थी कि जितने सारे सवालात हों वो जो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भेजते हैं या आप लोग जिस तरीके से हमें बताते हैं कि आपने ये सवाल पूछना है वो हमने शामिल करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आज का शो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पर आप इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट।